नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। आइए आज की खबर की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रूस ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से किया हमला। राष्ट्रपति जेलेंस्की का कीव छोड़ने से इनकार। हमले रोकने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर रूस का वीटो। चीन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात मतदान से रहे दूर। यूक्रेन से शुरू हुई भारतीयों की वतन वापसी। 219 भारतीयों के साथ एयर इंडिया की उड़ान रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। समन्वय किए बिना सीमा चौकियों की ओर नहीं बढ़ने की सलाह। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अगले 5 साल में खर्च होंगे 1600 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में फैसला। कोयला कंपनियों के लिए साझा ई नीलामी विंडो को भी मंजूरी। आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए इलाज की सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्ध सरकार। बजट में हेल्थ क्षेत्र के प्रावधानों पर वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए देश में गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य तंत्र का हुआ विकास। और उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग कल। मणिपुर में पहले दौर के चुनाव के लिए थमा प्रचार। और हेडलाइंस के बाद कुछ ऐसी खबरें जो आज सुर्खियों में रहीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले 6-7 साल में देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम से तस्वीर बदली है। 2014 में भारत में केवल 500 स्टार्टअप्स काम कर रहे थे, आज 60,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। राजनाथ सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि सेना आज जो भी हथियार और उपकरण खरीदती है उसका 85% भारतीय कंपनियों से होता है। अहमदाबाद डिजाइन वीक 3 में उन्होंने कहा कि चेन्नई और लखनऊ में रक्षा गलियारों ने रक्षा उद्योग के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने में मदद की है। द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2022 आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो गया है। इसमें 39 देशों के नौसेना के जहाज हिस्सा ले रहे हैं। नौसैनिक अभ्यास के दौरान 26 से 28 फरवरी के बीच बंदरगाह चरण और 1 से 4 मार्च तक समुद्री चरण आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन संकट से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए अगले महीने ब्रिटेन में होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। कोबरा वॉरियर नाम का यह अभ्यास ब्रिटेन के वेलिंगटन में 6 से 27 मार्च तक होना है। देश में एक दिन में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में 11,499 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचार करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 1,21,000 रह गई है। देश में अब तक 177 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में ताजा हिमपात और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिर से बंद करना पड़ा है। राजमार्ग के बनिहाल कांजीगुंड सेक्टर में भारी हिमपात हुआ। वहीं कुछ जगह भारी बारिश से भूस्खलन से रास्ते पर मलबा जमा हो गया। हिमाचल प्रदेश में ताजा बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। राजधानी शिमला में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद ऊपरी शिमला को राजधानी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कुफरी और नारकंडा के पास बंद हो गया है। बर्फ पर वाहनों के स्किड होने से जाम लगने के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है। और अब खबरें विस्तार से। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो चुकी है। राजधानी की सड़कों पर घमासान शुरू हो गया है। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से छुप जाने की अपील की है। रूस की सेना ने कहा है कि उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सेना ने लंबी दूरी की कैलिब्र क्रूज मिसाइलों से कई यूक्रेनी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया। रूस के हमले की शुरुआत के बाद से सेना ने यूक्रेन के 821 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें 14 हवाई अड्डे और 19 सैन्य कमान केंद्र भी शामिल हैं। इसके साथ ही 24 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, 48 रडार, 7 युद्धक विमान, 7 हेलीकॉप्टर, 9 ड्रोन, 87 टैंक और 8 सैन्य जहाजों को नष्ट कर दिया गया है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि रूस के हमले में 198 लोग मारे गए हैं और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलों समेत दूसरी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। विस्फोटों और बंदूकों की आवाज से दहल रहा है। कीव का भविष्य अधर में है। इस बीच कीव के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो कहीं पनाह ले लें, खिड़कियों से दूर रहें और उड़ते हुए मलबों और गोलियों से बचने के लिए सावधानी बरतें। रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के
मेलिटोपोल शहर पर अपना दावा करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वहां से निकल जाने के अमेरिकी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो राजधानी में ही रुकेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संघर्ष विराम की अपील की। उन्होंने कहा है कि देश के कई शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन में जारी संघर्ष की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन को तत्काल सैन्य सहायता में अतिरिक्त $350 मिलियन की मदद करने का ऐलान किया है। इस बीच रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है जिसमें मॉस्को से यूक्रेन पर हमला रोकने और सभी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 मत पड़ा। भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात मतदान से दूर रहे। वहीं अल्बानिया, ब्राजील, फ्रांस, गाबोन, घाना, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कुल 11 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में अमेरिका और अल्बानिया की तरफ से पेश मसौदा प्रस्ताव पर मतदान हुआ। यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पारित नहीं हो सका क्योंकि परिषद के स्थायी सदस्य रूस ने इस पर वीटो किया। Today, that objective was not achieved. But we must never give up. We must give peace another chance. Soldiers need to return to their barracks. Leaders need to turn to the path of dialogue and peace. Today, in Ukraine, despite growing operational challenges, the UN is scaling up the delivery of life-saving support, including in the eastern part of the country, on both sides of the line of control. भारत ने रूस के आक्रामक बर्ताव की निंदा करने वाले और यूक्रेन से तत्काल और बिना शर्त बलों को वापस बुलाने की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने कहा कि मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने मतदान पर भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम से बेहद विचलित है। हम अपील करते हैं कि सारे प्रयास हिंसा और युद्ध को तत्काल रोकने की दिशा में होने चाहिए। We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. और इस बीच अमेरिका ने असाधारण कदम उठाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रतिबंध लगाए हैं। उन्हें यूक्रेन पर बिना उकसावे के और गैर कानूनी रूप से हमला करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के वित्त विभाग के बयान में कहा गया है कि अमेरिका के ये ताजा प्रतिबंध उन कार्रवाइयों से जुड़े हैं जिसके तहत अमेरिका और उसके साझेदारों ने इस सप्ताह मॉस्को के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंधों समेत रूस की वित्तीय प्रणाली के अहम ढांचे को निशाना बनाया था। वित्त विभाग का किसी देश के प्रमुख पर प्रतिबंध लगाना बेहद दुर्लभ मामला है। वित्त विभाग ने इससे पहले रूसी सुरक्षा परिषद के 11 सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाए थे। Following a telephone conversation President Biden held with European Commission President Ursula von der Leyen, and in alignment with the decision by our European allies, the United States will join them in sanctioning President Putin and Foreign Minister Lavrov and members of the Russian National Security Team. I expect we'll have more specific details out later this afternoon. वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नाटो के सदस्य देशों के नेताओं से कहा है कि यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमला करने के लिए उनका देश जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाएगा। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो राष्ट्रपति पुतिन की संपत्तियों को जब्त करेगा। और इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। एयर इंडिया का एक विमान यूक्रेन में फंसे तकरीबन 250 भारतीयों को लेकर बुखारेस्ट से मुंबई के लिए रवाना हो गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ये एयर इंडिया की पहली उड़ान है। जो भी भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंचे थे उन्हें सरकार के अधिकारी बुखारेस्ट ले गए ताकि उन्हें एयर इंडिया की उड़ान के जरिए स्वदेश लाया जा सके। पहली निकास उड़ान AI-1944 बुखारेस्ट से रवाना हुई जिसके आज रात मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने की उम्मीद है। दूसरी निकासी उड़ान AI-1942 के
250 और भारतीय नागरिकों को लेकर रविवार तड़के दिल्ली लौटने की उम्मीद है। यूक्रेन के अधिकारियों ने यात्री विमानों के परिचालन के लिए अपने देश का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, इसलिए भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ये उड़ानें बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से संचालित की जा रही हैं। यूक्रेन में फिलहाल करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर छात्र हैं। इधर भारत ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों से सावधानी बरतने और देश से बाहर निकलने के लिए उसके अधिकारियों के साथ समन्वय के बिना किसी भी सीमा चौकी की ओर ना बढ़ने के लिए कहा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने वहां के कई शहरों पर रूस के हमलों और राजधानी कीव के आसपास भीषण लड़ाई की खबरों के मद्देनजर ताजा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने खास तौर से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रह रहे नागरिकों को अपने मौजूदा निवास स्थान पर रहने और जितना संभव हो घरों के भीतर रहने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि कई जांच चौकियों पर स्थिति संवेदनशील है और भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हम पड़ोसी देशों में हमारे दूतावासों के साथ काम कर रहे हैं। भारत ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों का निकालने के लिए पश्चिमी शहर क्राकोविक के साथ ही हंगरी में जोहोनी सीमा चौकी, पोलैंड में शेनी मेदिका सीमा चौकियों, स्लोवाक गणराज्य में विस्ने नेमेके और रोमानिया में सुकीवा पारगमन चौकी पर अधिकारियों का दल तैनात किया है। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों पर कल वोटिंग होगी। 5वें चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। 5वें चरण में 692 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनकी राजनीतिक तकदीर का फैसला करीब 2.24 करोड़ मतदाता करने वाले हैं। चौथे चरण का मतदान पूरा होने के बाद राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 231 सीटों पर मतदान हो चुका है और रविवार को 61 सीटों पर मतदान होने के बाद 292 सीटों का मतदान पूरा हो जाएगा। इसके बाद आखिरी 2 चरणों में 3 मार्च और 7 मार्च को 111 सीटों पर मतदान होगा। 5वें चरण में सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिले में मतदान होना है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जिले कौशांबी के सिराथू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम गया। इस चरण में 6 जिलों की 38 सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा। इसमें 1 सीट अनुसूचित जाति और 8 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। ये जिले इम्फाल पूर्वी, इम्फाल पश्चिमी, विष्णुपुर, फिरोजवाल, चूड़ाचांदपुर और कांगपोकपी हैं। इस चरण में 15 महिलाओं समेत 173 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सेकमई, सैकोट और सैकुल समेत 3 सीटों के लिए सबसे अधिक 8 उम्मीदवार हैं। वहीं हिंगांग, नंबोल और थंगा 3 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 27 फरवरी को जिले के बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ पदाधिकारियों के साथ संवाद करके उन्हें जीत का मंत्र देंगे। इसमें करीब 20,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों से केवल जाति और धर्म की राजनीति हो रही है। उन्होंने प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस कानून लाएगी कि अगर 10 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संत कबीर नगर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं है। बीजेपी और एनडीए ही रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलनी है और आम आदमी को मजबूत बनाना है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के डबल इंजन की सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कुछ डबल हुआ है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने व्यापारियों और लॉकडाउन ने मजदूरों की स्थिति को खराब किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर और बलिया में चुनावी रैलियां की। यहां उन्होंने विपक्षी दलों, खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि परिवारवादी पार्टी कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती। वाराणसी के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय पर चुनाव आयोग ने प्रचार में भाग लेने पर 24 घंटे के लिए रोक लगाई है। आदेश 26 फरवरी सुबह 8 बजे से अगले 24 घंटे तक लागू है। उन्होंने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने गरीबों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। 70 साल में गोरखपुर में एम्स नहीं था, लेकिन बीजेपी सरकार ने गोरखपुर में एम्स बनवाया। कुछ और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कोयला कंपनियों की ओर से क्षेत्र विशेष की नीलामी के स्थान पर एक साझा ई नीलामी विंडो के माध्यम से कोयला उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। इसमें CIL और SCCL की एक ई नीलामी विंडो के माध्यम से कोयला कंपनियों के लिए सभी गैर लिंकेज कोयले की उपलब्धता होगी। इससे बाजार की कमियों को दूर किया जाएगा और सभी उपभोक्ताओं के लिए एकल दर ई नीलामी बाजार में लागू की जाएगी। वहीं ई नीलामी विंडो को एक साथ मिलाने से कोयला कंपनियों को कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के लिए अगले 5 साल के लिए 1600 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से टेलीमेडिसिन जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सभी की समान पहुंच में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को और मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा लोग अपनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या सृजित कर सकेंगे, जिससे डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सके। 24 फरवरी 2022 तक 17 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं। वहीं ABDM में 10,000 से अधिक डॉक्टरों और 17,000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पंजीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 7 साल में केंद्र सरकार ने देश के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार और बदलाव किए हैं। अब बीमारियों के इलाज की सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है। आम बजट 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित वेबिनार को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति तक किफायती इलाज पहुंचाने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को सशक्त करने के लिए 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन में कोविन जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों की तमाम बड़ी खबरें और नजर डालेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के असम दौरे से जुड़ी खबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 86वें संस्करण को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आम लोगों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं, साथ ही कुछ प्रेरणादायक लोगों की कहानियों को भी साझा करते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कार्यक्रम के लिए सुझाव भी मांगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। ये कार्यक्रम 27 फरवरी से 2 मार्च तक देश भर में चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों और गैर सरकारी संगठनों से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो खुराक देने का आग्रह किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के द्वारका में पार्टी के चिंतन शिविर को संबोधित किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ नेता संघर्ष करते हैं, लेकिन कुछ लोग एसी में बैठकर बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता उनकी ओर देख रही है। ओडिशा पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल 249 जिला परिषद क्षेत्र सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार 32 सीटों पर और कांग्रेस उम्मीदवार 13 सीटों पर आगे हैं। मतों की गिनती 3 दिनों तक जारी रहेगी। इन सीटों के लिए 16, 18, 20, 22 और 24 फरवरी को 5 अलग अलग चरणों में मतदान हुआ था। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बजट सत्र से पहले वाणिज्य और उद्योग संघ के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने उद्योग जगत की ओर से आए सुझावों पर बात की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 4 मार्च को राज्य का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का कल रात निधन हो गया। वो 82 वर्ष के थे। राजधानी भुवनेश्वर में एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। वो वर्ष
1989 और 1999 में 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। साथ ही वो राज्य विधानसभा के लिए 6 बार चुने गए, जबकि वर्ष 2009 में सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने। लद्दाख के बर्फीले मैदानों पर खेल और अन्य गतिविधियां अलग ही रोमांच पैदा करती हैं। लेह में -डिग्री तापमान में युवाओं ने बर्फ के पहाड़ पर चढ़ना सीखा। लेह के बर्फीले पहाड़ों पर आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में देश भर के युवाओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान आज तेजपुर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तेजपुर विश्वविद्यालय CSR की तर्ज पर विश्वविद्यालय सामाजिक जिम्मेदारी का नया प्रतिमान अपना सकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो रही है। The National Education Policy 2020 also seeks to provide pathways for the future in a globalized world while preserving time-honored Indian values like compassion, morality, truth, and good conduct. The motto of this university, Vijnanam Yagyam Tamte, reflects the approach of blending the eternal with the futuristic. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए कहा है कि हमारे शिक्षण संस्थानों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों और मनोरंजक गतिविधियों को समान महत्व देना चाहिए। बेंगलुरु के ग्रीनवुड हाई इंटरनेशनल स्कूल में ललित कलाओं और अत्याधुनिक इंडोर खेलों का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के परिवेश में शिक्षा जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी बच्चों के लिए खेलकूद है। इससे बच्चों में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास होता है, बच्चों के विचारों में निखार आता है। Other extracurricular activities are a must. The new education policy insists on this, and I urge upon all the state governments, education institutions, that they must give priority to sports, extracurricular activities, and also developing spiritual mind among the children. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले विनायक दामोदर सावरकर की आज 56वीं पुण्यतिथि के मौके पर देश उन्हें याद कर रहा है। वीर सावरकर की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता में उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनके जीवन को देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके काम हमेशा राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम में बसेरा डाले हजारों प्रवासी पक्षियों की झलक के साथ, जहां हजारों की संख्या में ऑस्ट्रेलियाई राजहंस पहुंचे हुए हैं। आप देखिए इनके नजारे और मुझे दीजिए इजाजत। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।